हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ्स, बॉन्ड, स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर एंड ऑल द डिटेल्स देखनी हो तो आप हमारे पोर्टल theneetpgcounseling.com पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग दो तरीके की होती है। पहला ऑल इंडिया की काउंसलिंग और दूसरी हर स्टेट की स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग। हमेशा और हमेशा ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले शुरू होती है, उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग्स शुरू होती हैं। गाइस, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप एटलीस्ट दो फॉर्म्स तो भर ही सकते हैं। पहला एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग का और सेकंड अपने होम स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करने का। अब इसके साथ ही साथ जितने दूसरे ओपन स्टेट्स हैं आप उनके फॉर्म्स भी भर सकते हैं वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए। अब रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होगी वो एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग या सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग शुरू होगी। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट्स आती हैं। एमसीसी की काउंसलिंग के अंडर पहले टाइप की जो सीट्स आती है वो है ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स। तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती हैं और उन सीट्स में एडमिशन लेने के लिए हर क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल होता है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बची हुई 50% सीट्स स्टेट कोटा से भरी जाती हैं। अब दूसरे टाइप की सीट्स होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होते हैं। तो अगर आपको किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी टाइप की सीट्स होती हैं ईएसआईसी कॉलेजेस की सीट्स। चौथी सीट्स होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे एएमयू, बीएचयू एक्सेट्रा की सीट्स। पांचवी सीट्स होती हैं डीएनबी की सीट्स कि अगर आपको डीएनबी में एडमिशन लेना है तो भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट छठी टाइप की सीट होती हैं एनबी डिप्लोमा की सीट्स। तो इतनी सारी सीटों में से अगर किसी भी सीट पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एमसीसी की काउंसलिंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा पार्ट होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि जो जो ब्रांचेस आपको चाहिए उन ब्रांचेस के कॉलेजेस को आपको फिल करना होता है और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से लॉक करना होता है, जिसके बाद मेरिट के आधार पे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, जिसमें फिर जिनको जिनको जो जो ब्रांचेस अलॉट होती हैं या जो जो कॉलेजेस अलॉट हुए होंगे वो वहाँ जाके एडमिशन्स लेंगे। अब आइए इन एक एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन का। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे दो टाइप्स की फ़ीस की डिमांड करी जाएगी। पहला रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट की फ़ीस जो कि रिफंडेबल होती है काउंसलिंग में। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1000 रुपीज़ होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 25,000 रुपीज़ होगा। बट अगर आप साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 होगा एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होगा। ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको सभी सीट्स यानी गवर्नमेंट की 50% सीट्स, डीएनबी, डिप्लोमा एंड डीम्ड सभी के लिए काउंसलिंग करानी है तो आपको अलग से 2000 और 25,000 डिपॉजिट की तरह देने नहीं होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 ही होगा और डिपॉजिट अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होगा। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी चॉइसेस फिल करके लॉक करनी होती है, जिसे हम चॉइस फिलिंग कहते हैं। चॉइस फिलिंग में आपको ये करना है कि जिस भी ब्रांचेस में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो एडमिशन लेने का, सबसे पहले उन ब्रांचेस को चूज़ कर लें। अब उन कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखें जो उन ब्रांचेस के लिए सबसे टॉप के कॉलेजेस हैं। उसके बाद अब जो आपकी नेक्स्ट फेवरेट ब्रांच है, नेक्स्ट फेवरेट कॉलेज है, उसको सिलेक्ट करें और उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। फ्रेंड्स, आपको चॉइसेस बहुत स्मार्टली भरनी होती है। ये आपकी चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच या कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चॉइसेस को एडजस्ट करने से पहले अपने ब्रांच की डिटेल्स को कॉलेज वाइज या हॉस्पिटल वाइज अच्छे से देख लें।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ब्रांच ऑब्स एंड गायनी है तो आपके हॉस्पिटल में या आपके कॉलेज के हॉस्पिटल में वीकली बेसिस में कितनी नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, कितनी सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं, कितने क्लिनिकल कंसल्टिंग पेशेंट्स आते हैं, कितने अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन केसेस आते हैं, कितने मेंस्ट्रुअल केसेस एक्सेट्रा वगैरह आते हैं और अलग अलग टाइप के कितने केसेस आते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस पे आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना अच्छा आपका लर्निंग कर्व होगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल में दिया जा रहा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, फ्रेंडली हैं कि नहीं, एक्सेट्रा वगैरह देख लें। अब अगर आपको ब्रांच वाइज डिटेल्स चाहिए हॉस्पिटल्स की कि कौन से हॉस्पिटल्स अच्छे हैं कौन से नहीं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छे कॉलेज को चूज़ करें और रिकॉग्नाइज सीट को परमिटेड सीट से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इसलिए हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अपने कैंडिडेट्स को सीनियर्स से कनेक्ट करें ताकि उन्हें कॉलेज वाइज डिटेल्स का एक्चुअल में पता चल सके कि इन कॉलेजेस में उन्हें जाना चाहिए और इन कॉलेजेस को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और उस हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग की स्ट्रैटेजी या चॉइस फिलिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, चॉइसेस को फिल करने के बाद पूरी तरह से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रीशफल या एडजस्ट कर लें, फिर उसके बाद ही उन्हें लॉक करें। क्योंकि अगर एक बार आपने चॉइसेस लॉक कर दी तो उसके बाद आप उन्हें रीशफल नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारी टीम की पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है, हर साल रूल्स चेंज होते हैं, तो हमारी टीम आपको हर स्टेज पे हर स्टेट्स के लिए गाइड करती चलेगी, जिसमें आपको आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिनिमम से मिनिमम बजट में दिलवाने में आपकी हेल्प करेगी। हमारी टीम पर्सनली आपके साथ अभी से लेके एंड तक आपके साथ बनी रहती है कि आपको क्या करना है, किन किन मिस्टेक्स से बचना है, कौन कौन से कॉलेजेस को किन किन प्रायोरिटीज़ में रखना है, किन किन कॉलेजेस को अवॉइड करना है जहाँ थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं। इन सभी चीज़ों में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है। तो हमारी पेड काउंसलिंग लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब काउंसलिंग के दौरान जब आप अपनी चॉइसेस लॉक कर चुके होते हैं तो सिस्टम उनको मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट को सीट अलॉट करके देता है, जिसके बेसिस पे प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ये दिख जाता है कि उनको कौन सी सीट अलॉट हुई है। जिनके बाद जिन भी स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट होती है वो अपना अलॉटमेंट लेटर विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज को रिपोर्ट करते हैं और फिर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट लेनी ही है, अलॉट हुई हुई सीट लेनी ही है। आप चाहें तो अलॉट हुई हुई सीट को छोड़ भी सकते हैं। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है, आप उस पर एडमिशन नहीं लिया आपने, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफीट नहीं होगा। अब राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद 3 राउंड्स और होते हैं, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली या सीट्स मिली बट स्टूडेंट्स उन सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उन सीट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो राउंड 2 या आगे के राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अब राउंड 2 का भी सेम प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिजल्ट्स एंड एडमिशन। अब जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया था, उनको सीट मिली या नहीं मिली, और उनको यहाँ दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। राउंड 2 में उनको सिर्फ फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब जो स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के लिए भी जा रहे होते हैं उनको भी सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब अगर अपग्रेडेशन के दौरान नई सीट मिल गई तो उनकी पुरानी सीट सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी और को अलॉट कर देता है और उनको नई सीट में कंटिन्यू करना होता है। और अगर आपको फिर से दोबारा से वही पुरानी वाली सीट मिल गई तो फिर आपको उस पर ही एडमिशन करके कंटिन्यू करना होता है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में एक मेजर डिफरेंस ये है कि राउंड 1 में मिली हुई सीट अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे छोड़ के फ्री एग्जिट ले सकते हैं, बट राउंड 2 में जो आपको सीट मिल रही है उस पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपके जमा कराए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट फोरफीट कर लिया जाएगा। हालांकि आप थर्ड काउंसलिंग में नया रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में फिर से एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में फ्री एग्जिट के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। अब राउंड 2 खत्म होने के बाद आता है राउंड 3 या मॉपअप राउंड। इसका भी सेम प्रोसीजर होता है। मॉपअप राउंड शुरू होने के पहले गवर्नमेंट कट ऑफ को थोड़ा नीचे करती है, थोड़ा रिवाइज करती है, ताकि कुछ और स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके और सारी सीट्स भर जाएं।
मॉपअप राउंड में एक सबसे बड़ा रूल ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई कोटे की सीट्स या माइनॉरिटी कॉलेजेस की माइनॉरिटी कोटे की सीट्स अगर मॉपअप राउंड में अनफिल्ड रह गई तो देन एंड देयर सिस्टम उन्हें नॉर्मल सीट्स में कन्वर्ट कर देगा और वो वैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाएंगी, चाहे स्टूडेंट एनआरआई हो चाहे वो ना हो। अब मॉपअप खत्म होने के बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो सबसे लास्ट राउंड होता है। अब यहाँ पे सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो या तो पहले से रजिस्टर होते हैं या जो मॉपअप के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके होते हैं और उन्होंने कहीं पे भी कोई सीट नहीं ली होती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी देख के अप्लाई करना होता है और फिर एडमिशन्स लेना होता है। तो ये था एक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में। अब अगर आपको कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप 1-to-1 हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।